नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आइए आज शुरू करते हैं हम लोग अगली कहानी ध्रुव यात्रा। जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई ये बड़ी सुंदर मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, हाँ मनोवैज्ञानिक तो है। और मानवीय जो गुण और दोष होते हैं ना, उन पे बहुत तेजी से प्रहार करने वाली ये कहानी है। जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखित कहानी ध्रुव यात्रा यानी ध्रुव की यात्रा। कक्षा 12 के सिलेबस में जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रविकांत त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने इस चैनल को 18,000 प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए आप सभी का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी अपना स्नेह, अपना प्रेम ऐसे ही हमारे इस चैनल पे बनाए रखें। हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करें। यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट महसूस होती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपने लिए सब्सक्राइब करके रख लें। और यदि आपको लगता है कि नहीं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर कंटेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर करें। हम लोग शुरू करते हैं ध्रुव यात्रा। मैंने पहले भी कहा था कि कहानी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस के लिए, और हमारी कहानी के उद्देश्य, तथ्य, चरित्र चित्रण या कहानी के सारांश से संबंधित 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक करना होगा और इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। तो 5 अंक की संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो कृपया इसके लिए हम लोग अपनी कहानी को सावधानीपूर्वक पढ़ें। सबसे पहले बात करें हम लोग इस कहानी के उद्देश्य की, यानी उस कहानी का क्या विशेषता रही है, एक तरह से इसकी भूमिका समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैनेंद्र कुमार जी, एक तरह से देखा जाए ना, तो प्रेमचंद्र जी जो कहानी लिखा करते थे ना, उन्हीं की विचारधारा के हैं ये। यानी ग्रामीण परिवेश पे और मतलब गंभीर मानवीय मूल्यों को लेकर के, मानवीय मनोभावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण करने की व्यवस्था, या कह सकते हैं कि क्षमता जैनेंद्र कुमार के अंदर है। वास्तव में ध्रुव यात्रा एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक, बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक युवक और एक सुसंस्कारित युवती के बीच के प्रेम संबंधों की पराकाष्ठा को ले जाकर के इन्होंने दिखाया है। ध्रुव यात्रा कहानी में दर्शन और मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर समन्वय, मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। और लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि प्रेम वास्तव में एक पवित्र बंधन है। हाँ, इसके साथ साथ लेखक ने इस कहानी पर इस बात पे भी प्रकाश डाला है कि लोग क्या कहते हैं और लोगों को क्या कहना चाहिए, इन अपेक्षाओं का बोझ अपने मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, बल्कि स्वयं को अपने प्रेम के लिए समर्पित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रेम स्वार्थ का विषय नहीं है, प्रेम समर्पण का विषय है, यह लेखक का अपना मत है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को धीरे धीरे करके। हम लोग पहले क्या करेंगे, पाठ का सारांश, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कहानियों में बनाया है ना, जिससे देखिए प्रश्न क्या पूछे जाएंगे। मैंने पहले भी पूछा कि सारांश से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहानी के उद्देश्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और कहानी के जो वैशिष्ट्य होते हैं, यानी उसकी भाषा शैली कैसी है, उसका कथानक कैसा है, उसका पात्र कैसा है, इस विषय पे। तो इन तीनों को हम लोग बांट बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग मैंने बनाई है पाठ का सारांश अथवा कथा वस्तु। हम लोग इसको शुरू करेंगे। इस पाठ के सारांश अथवा कथा वस्तु को बनाने के लिए मैंने इसको भी बहुत सारे छोटे छोटे हेडिंग में बांटा है। ये हेडिंग हमारे साथ साथ यहाँ स्क्रीन पे चल रही है, यहाँ से आप उसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल, आप वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। और बेसिकली मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, मेरे पास ना तो कोई नोट्स अवेलेबल है, ना मैं आपको करा पाऊंगा। ठीक है, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके वीडियो को बनाने के लिए, उससे थोड़ा सा ही मेहनत आपके लिए भी पड़ेगी, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है। तो थोड़ा सा स्वयं का अपना एफर्ट लगाइए, इसको लिखने का प्रयास करिए। बहुत सारे हमारे दोस्त हमसे मांगते हैं कि सर PDF दे दीजिए, सर ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको तो अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। क्लियर? हाँ, दिक्कत आती है बताने के लिए मैं हूं। अगर दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछिए, हम बताते हैं। आइए, जो हमने हेडिंग बनाई है पाठ का सारांश अथवा कथा वस्तु, इसके लिए हमने छोटी छोटी हेडिंग बनाई है। जैसे पहली हेडिंग, जहां से कहानी हमारी शुरू होती है, विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर। राजा रिपुदमन बहादुर विजेता के रूप में जब भारत लौटते हैं तो क्या स्थिति है। कह रहे कहानी का जो मुख्य पात्र है राजा रिपुदमन, वो उत्तरी ध्रुव जीत करके यूरोप के नगरों से बधाइयां स्वीकार करते हुए मुंबई और मुंबई से होते हुए फिर दिल्ली पहुंचते हैं।
सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है तो राजा द्रुपदमन उत्तरी ध्रुव जीत करके यूरोप पहुंचते हैं। यूरोप से मुंबई होते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बधाइयां मिलती हैं, अखबारों में सुर्खियां छपती हैं। यहाँ पे जो उनकी प्रेमिका है यानी उर्मिला, वो अन्य खबरों की तरह इस खबर को भी अखबार में पढ़ती है। यानी ये उस समय की कहानी है जब चिट्ठियों का ही समय था, टेलीफोन और मोबाइल फोन इतने ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, इसलिए तत्काल तो खबर पहुंचाना पाना संभव नहीं था। तो अखबारों के माध्यम से जब अखबार में खबर छपी कि राजा रुद्रदमन बहादुर जो है वहां से उत्तरी ध्रुव जीत करके वापस लौटे हैं, तो उत्तरी ध्रुव जीत करके वापस लौटना मतलब उत्तरी ध्रुव तक पहुंच करके और फिर वहां से लौटे हैं, तो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है समाज में। उस प्रतिष्ठा को उर्मिला अखबार में पढ़ती है, लेकिन किसी भी प्रकार की व्याकुलता या जिज्ञासा को प्रकट नहीं करती। वो बड़ी स्वाभाविक रहती है कि जैसे ये तो बहुत यूजुअल सी चीज है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। दूसरा हेडिंग मैंने बनाया है कि राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के प्रति प्रेम। देखिए, राजा रिपुदमन बहादुर और उर्मिला के बीच काफी पहले से प्रेम है। उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राजा रिपुदमन बहादुर प्रेम को एक पवित्र बंधन मानते हैं, प्रेम को स्वीकार करते हैं, लेकिन विवाह को नहीं मानते। प्रेम को तो वो सत्य मानते हैं, लेकिन विवाह को एक बंधन मानते हैं, इसलिए विवाह करना उनके लिए बड़ा भी प्रासंगिक नहीं होता, वो विवाह करना नहीं चाहते हैं। अब चूंकि प्रेम को सत्य मानते हैं, विवाह करते नहीं हैं, इस वजह से उर्मिला के प्रति जो उनका आकर्षण है, वह आकर्षण उनको थोड़ा सा उद्वेलित करता है, बेचैन कर देता है, जिसके लिए वो आचार्य मारुत से मिलते हैं और आचार्य मारुत से मिल करके स्वयं को नींद कम आने, बेचैन रहने और मन के नियंत्रण में न रहने का शिकायत करते हैं। अब आचार्य मारुति जो है, उनका जो भी आवश्यक परीक्षण होता है उसको करने के बाद उनको पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते, कहते हैं आपको किस तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमने हेडिंग बनाई है दूसरी। आइए तीसरी हेडिंग पे चलते हैं कि राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात लौटने के बाद, पहले की बात नहीं कर रहा हूं, लौटने के बाद, यानी राजा रिपुदमन बहादुर और उर्मिला की मुलाकात कैसे होती है। देखिए, राजा रिपुदमन ने उर्मिला से, मैंने पहले भी बताया कि विवाह नहीं किया है, लेकिन उन दोनों के बीच जो प्रेम संबंध है, उन प्रेम संबंधों की वजह से उनकी एक संतान है। यानी उन दोनों के बीच में परस्पर संबंध है, जिसकी वजह से उनकी एक संतान उत्पन्न हुई है, यद्यपि उन दोनों ने विवाह नहीं किया है। लेकिन जब उर्मिला राजा से मिलने आई है, यानी जब वो यूरोप से लौटे हैं, उर्मिला जब राजा रिपुदमन बहादुर से मिलने आई है तो अपने बच्चे को साथ में लेके आई है। उर्मिला और राजा रिपुदमन बहादुर के बीच में उस बच्चे के नाम को लेकर के चर्चा होती है। दोनों बात करने के लिए जमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है कि देखो, मैं और मेरा बच्चा दोनों की जिम्मेदारी से तुम मुक्त हो, मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालती कि तुम मुझसे विवाह कर लो या इस बच्चे के पिता के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लो। तुम एक काम करो, जो समाज को तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, जैसे तुम उत्तरी ध्रुव जीत के आए हो वैसे और बड़ा काम करो, जाओ दक्षिणी ध्रुव भी जीत लो। मैं अपने इस बंधन से कि मैं तुम्हारे लिए एक समस्या बन जाऊं, इससे मैं तुमको मुक्त करती हूं। तुम मुझसे निश्चिंत हो, अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ तुम आगे बढ़ो। उर्मिला सिद्ध की प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव पर जाने की सलाह भी देती है। क्यों दी ये सलाह? क्योंकि उत्तरी ध्रुव तुम जीत लिए हो, अगर दक्षिणी ध्रुव भी तुम अगर जीत लेते हो तो समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यह असंभव कार्य कोई दूसरा अब तक न किया है और न आगे कभी कोई कर पाएगा। फिर मैंने अगली हेडिंग बनाई है कि आचार्य मारुति, जो कि वास्तव में उर्मिला के पिता हैं, उनके द्वारा विवाह के लिए दबाव बनाना। राजा रिपुदमन बहादुर बताते हैं कि उर्मिला पहले तो विवाह के लिए उद्यत थी, जबकि वे यानी स्वयं रिपुदमन तैयार नहीं थे। आचार्य को उन्होंने बताया कि उर्मिला पहले विवाह के लिए तैयार थी, उद्यत थी। उद्यत का मतलब वो अपनी तरफ से दबाव डाल रही थी कि नहीं, विवाह हम लोग कर लें, लेकिन राजा रिपुदमन बहादुर इसलिए तैयार नहीं थे। मैंने पहले भी बताया, क्योंकि यह मान के चलते थे कि विवाह एक बंधन है, विवाह में बंधन में पड़ करके मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब गर्भ धारण हुआ, यानी जब उर्मिला उनके बच्चे की मां बनने वाली थी, तो वह विवाह के लिए तैयार थे, लेकिन उर्मिला ने उनको ध्रुव यात्रा पर जाने की सलाह दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उर्मिला के मन में कहीं ना कहीं यह बात चल रही थी कि राजा रिपुदमन बहादुर इस बात को लेकर के ज्यादा उत्कंठित हैं कि मैं उत्तरी ध्रुव जीत लूं, जिससे पूरे समाज में, पूरे विश्व में मेरा नाम हो। उर्मिला को इस बात का आभास हुआ कि राजा रिपुदमन बहादुर इसी वजह से विवाह नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विवाह कर लेंगे तो पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंस जाएंगे और इस वजह से अपने लक्ष्य यानी पूरे विश्व में अपना नाम करना, ध्रुव पर जाकर के नहीं कर पाएंगे। तो उर्मिला ने क्या किया, वहां पे इनको उत्तरी ध्रुव जाने की सलाह दे दी।
अब राजा रिपुदमन बहादुर आचार्य को बता रहे हैं कि जब वो वहां से लौट के आए हैं, यानी जब उत्तरी ध्रुव से लौट के आए हैं, तो अब उर्मिला उनको भाव नहीं दे रही, यानी अब उर्मिला जो है उनसे विवाह करने को तैयार नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है। क्योंकि एक लंबा समय जो बीता है ना, और उर्मिला के मन में जो कष्ट हुआ है, उर्मिला ने राजा रिपुदमन बहादुर के बिना जो समय बिताया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं थोड़ा सा इस वीडियो को रोक करके यहीं पे, कि किसी भी महिला के लिए अनब्याही माँ कहलाना बहुत बड़े सामाजिक उपेक्षा का कारण होता है। ये छोटी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूरे महाभारत में कर्ण और कुंती दोनों इस बात के पश्चाताप से सदा जलते रहे। कुंती अनब्याही मां होने की वजह से ही कर्ण को मंजूषा में रख करके गंगा में बहाने के लिए विवश थी। तो एक स्त्री जो किसी बच्चे की मां हो लेकिन उसके पिता का ज्ञान न हो, वह समाज में बहुत बड़ी उपेक्षा का शिकार होती है, समाज उसको स्वीकार नहीं करता। तो चूंकि उर्मिला ने इतने ज्यादा ताने सहे होंगे, समाज की इतनी उपेक्षा सही होगी कि अब उर्मिला का मन दृढ़ हो गया था। अब उर्मिला क्षमा चाहूंगा राजा रिपुदमन बहादुर से विवाह करने हेतु उद्यत अब नहीं है। अब राजा रिपुदमन बहादुर जब यूरोप से लौट के आते हैं तो उर्मिला उनको समझा देती है, कहती है कि ऐसा है, यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती। अब तुम क्या करो, अब तुम दक्षिणी ध्रुव पे जाओ ताकि जितना तुम्हारा नाम हुआ है उससे और ज्यादा तुम्हारा नाम हो जाए। यद्यपि आचार्य समझाते हैं, कहते हैं सिद्धि तक जाओ, ये मतलब मृत्यु के उस पार तक जाती है सिद्धि, मृत्यु के उस पार तक जाती है, मतलब सिद्धि की कहीं कोई कामना का अंत नहीं है। अब आचार्य जो है उर्मिला को भी समझाते हैं कि बेटा देखो ये उचित नहीं है। कारण बताया ना, उर्मिला उन्हीं की बेटी है, कहा उन्होंने कि तुम लोग विवाह करके साथ साथ रहो। लेकिन उर्मिला ने अपने आचार्य पिता की बात नहीं मानी और राजा रिपुदमन बहादुर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि ऐसा है कि तुम अब दक्षिणी ध्रुव पे जाओ। राजा यद्यपि दक्षिण ध्रुव पे जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो उर्मिला ने दबाव भी बनाया। वहां पे स्टेटमेंट आया है, करना क्या है, तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। ये इतने ज्यादा आक्रोश में उर्मिला ने राजा रिपुदमन बहादुर को मजबूर किया है दक्षिणी ध्रुव पे जाने के लिए। क्यों? आगे देखिए मैंने हेडिंग बनाई है कि उर्मिला के दृढ़ संकल्प के आगे राजा रिपुदमन का झुकना। उर्मिला का जो दृढ़ संकल्प है, जब मतलब राजा रिपुदमन बहादुर को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने निश्चय से हटने वाली नहीं है, यानी अपनी बात से टलने वाली नहीं है, तो वो पूछते हैं कि उन्हें कब जाना है। ये बहाना हो सकता है ना, ठीक है कब जाना है, तो अगला कहता है ना कि ठीक है 2-4 दिन बाद का देख लो। लेकिन देखिए उर्मिला कितना दृढ़ संकल्पित है, करे जब जहाज मिल जाए, मतलब कि अगर आज ही मिल जाए तो आज ही चले जाओ, इतना दृढ़ संकल्पित है उर्मिला। पूछते हैं राजा रिपुदमन बहादुर कि कब जाना है, कहा जब हवाई जहाज मिल जाए। राजा ने उसी दिन शटलैंड के लिए पूरा जहाज बुक कर देते हैं, जो कि तीसरे दिन ही जाने वाला होता है। लेकिन इसको बहुत जल्दी करने का मतलब ऐसा लगा ना कि बस 3 दिन मतलब कुछ ज़्यादा हो गया। अब उर्मिला के अंदर का जो स्त्रीत्व प्रेम है वो जग गया, थोड़ी भावुक तो हुई लेकिन तुरंत अपने आप को उसने नियंत्रित कर लिया। और राजा रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला जैसी स्त्री के अंदर जो छिपी हुई जो प्रेमिका है ना, उसकी इच्छा उनको ऐसा अनुभव हुआ कि वो चाहती है कि मैं दक्षिण ध्रुव पे जाऊं, जीत करके लौटूं। इस वजह से भी राजा रिपुदमन बहादुर उसकी बात का सम्मान करने के लिए तैयार हो गए और उसकी बात से झुक गए। अगली हेडिंग मैंने बना रखी है कि रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी। उत्तरी ध्रुव जो व्यक्ति जीत करके आया है उसको दक्षिणी ध्रुव जाने में बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं था। कारण है ना कि वो परिस्थितियां देख के आया। जिसको पहली बार जाना हो भाई उसको तो थोड़ा सोच हो सकती है कि भाई उत्तरी ध्रुव पे क्या होगा, मतलब ध्रुवों पे कैसी जीवन होगा, कितने बर्फ होगी, कितनी ठंडक होगी। लेकिन एक बार जो व्यक्ति ऑलरेडी उत्तरी ध्रुव घूम के आया है तो उसको यह आभास था कि दक्षिणी ध्रुव पे कुछ इसी हिसाब से आगे पीछे होगा, इसलिए वो व्यक्ति थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज्यादा सहज था। अब जैसे ही ये बात पता चली कि राजा रिपुदमन बहादुर दक्षिणी ध्रुव पे जाने की तैयारी में, चारों तरफ अखबारों में एकदम धूम मच गई। लोगों की उत्सुकता इतनी ज्यादा कि कैसे होगा, क्या होगा, उसका ठिकाना नहीं था। उर्मिला भी आज उनका अंतिम जाने का अवसर जान करके बड़ी चिंतित थी, अपने मन में बड़ा विचार कर रही थी, सोच थी। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे जाना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज थी, तो देश के राष्ट्रपति की तरफ से इनको एक शानदार भोज भी दिया गया। एक से बढ़ करके एक बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाजसेवी, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए। जैसे जैसे टीवी पे खबर चलती है, जैसे जैसे सूचना आती है, उर्मिला इस बात को सोच सोच करके चिंतित होती है। लिखा है वहाँ पे लेखक ने कि कभी वह शून्य की तरफ देखती है और कभी अपने बच्चों में गुम हो जाती है।
यानी उर्मिला के लिए उर्मिला, उसका पति और उसका बच्चा ये पूरी दुनिया थी, लेकिन उसके पति के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में स्थान बनाना ये महत्वपूर्ण था। ये दोनों का जो अंतर्द्वंद्व है ना, यही इसका कारण था कि इस दोनों के बीच में थोड़ा दुगाव बना हुआ था। उर्मिला के मन में प्रेम अभी भी है। लेखक ने कहा है ना कि यार कभी अनंत की तरफ देखती, कभी अपने बच्चे की तरफ गुम हो जाती। मतलब क्या है, अभी भी उसके मन में प्रेम और भावुकता का संचरण हो रहा था। अगली हेडिंग मैंने बनाया है राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। यह हेडिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्द्वंद्व की परिणति क्या होती है? अंतर्द्वंद्व मतलब स्वयं से स्वयं का जो द्वंद्व होता है, स्वयं से स्वयं का जो झगड़ा होता है ना, उसकी परिणति क्या होती है। गंभीर अवसाद। राजा रिपुदमन की इच्छा थी कि प्रेम किया जाए, विवाह न किया जाए। जब वो उत्तरी ध्रुव लौटे तब उनके मन में इच्छा थी कि अब मैंने अपने जीवन में जो पाना था पा लिया, अब विवाह कर लिया जाए। लेकिन देखिए, किसी भी व्यक्ति की जब मानवीय भावनाओं का सम्मान आप समय रहते नहीं करेंगे ना, तो फिर वो समय बीत गया तो गारंटी नहीं है कि वो चीज़ वापस लौट के आ जाए। जिस समय आप उर्मिला से प्रेम कर रहे थे, जिस समय आप और उर्मिला के बीच में ऐसे गहरे संबंध बने कि उसको माँ बनने पर मजबूर होना पड़ा, उस समय ही आपको यह निर्णय लिए आना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं लिया। अब जब लौट के आए तो उर्मिला ने अपना डिसीजन बदल दिया, क्योंकि समाज में इतने ताने सह चुकी थी, समाज में इतना वो ज्यादा उपेक्षा का शिकार हो चुकी थी कि अब उसके मन में इस बात के लिए जगह नहीं बची थी। अब जब राजा रिपुदमन बहादुर आए तो उसने कहा कि ठीक है, जब तुमको मुझ में, मेरे बच्चे में कोई मतलब ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम जाओ, तुमको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, तुम सामाजिक प्रतिष्ठा लो, मैं और मेरा बच्चा अपने आप में खुश है। और इसका मनोविज्ञान कितना तगड़ा है कि वो चाहती तो राजा रिपुदमन बहादुर पे आक्षेप कर सकती थी, समाज के लोगों को लेकर के राजा रिपुदमन को रोक सकती थी, लेकिन नहीं। यह प्रेम क्या कहता है? प्रेम का मतलब कभी भी, मैं पहले भी कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हमको क्या मिल जाए। प्रेम हमेशा समर्पण कहता है। उर्मिला ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया कि मेरे प्रिय को जो प्रिय है वह उसको प्राप्त हो जाए, मैं उसमें कहीं बाधा न बनूं। उर्मिला ने उनको दोबारा कहा कि नहीं ठीक है, तुम दक्षिण में चले जाओ। सवेरे दिन, जिस दिन तीसरे दिन जाने का समय था, राष्ट्रपति की तरफ से जिस दिन रात में भोज दिया गया था, उसके अगले दिन सुबह जिस दिन मतलब जहाज जाने वाला था शॉर्टलैंड के लिए, उस दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन बहादुर खून में भरे पाए गए, गोली का निशान कनपटी के आर पार है, यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनके पूरे विवरण, उत्तरी ध्रुव की यात्रा और उनके जीवन से सुने बहुत विस्तार से पूरे अखबार में छपा था, जिसको उर्मिला ने अक्षर अक्षर सब पढ़ा, लेकिन अपने चेहरे पे उन भावनाओं की परिणति नहीं होने दी। और अंतिम हेडिंग है राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या के पहले लिखा गया पत्र। यही वह पत्र है जो इस कहानी के पूरे उद्देश्य को स्पष्ट कर देता है। राजा रिपुदमन बहादुर ने लिखा है कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो उर्मिला का दबाव था जिसकी वजह से जाना चाह रहे थे, और वो जानते थे कि इस बार मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि राजा रिपुदमन बहादुर को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि उर्मिला के ऊपर उन्होंने क्या ज्यादती की है, उर्मिला को कितने कष्टों में उन्होंने ढकेला है, इस बात का आभास उनके हृदय को हो गया था। राजा रिपुदमन बहादुर कह रहे हैं कि उन्हें इस यात्रा से वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह एक छलावा है, क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए, इसका श्रेय उर्मिला को मिलना चाहिए। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा कि मैं बहुत ज्यादा पराक्रमी हूं, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं बहुत ज्यादा क्षमतावान हूं कि मैं जाकर के ध्रुव पर से और फिर वापस लौट आया। जबकि वास्तव में इसका प्रेरण कौन था? इसका प्रेरण कहां से आया था? उर्मिला से आया था। ध्रुव पर जाने पर भी मैं नहीं बचता, नहीं लौटता, और या फिर आत्महत्या करके भी न लौटूंगा। मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूं। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। यानी उनको इस बात का जब एहसास हुआ, जब उनको इस बात का अनुभव हुआ कि नहीं, उर्मिला के प्रति मेरे द्वारा किए गए कृत्य उचित नहीं थे, उन्होंने गंभीर अवसाद में जाकर के आत्महत्या कर ली। कहानी यहाँ पे पूर्ण होती है, लेकिन एक उद्देश्य आपको समझा के जाती है कि कभी भी परिवार, प्रेम और व्यक्ति के प्रति आपकी प्रेम से भावना यह महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद का जो जीवन होता है वह आपका सामाजिक जीवन होता है। यानी यदि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति कहीं किसी महत्वपूर्ण योगदान में लिप्त है तो उसको महत्व मिलना चाहिए।
इस बात का कृपया आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो लोग भी इस कहानी को पढ़ रहे हैं। अगर प्रश्न आता है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करिए, तो इस कहानी के उत्तर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं। साथ साथ हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, वीडियो पॉज करिए, यहाँ से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, कुछ याद कर लेंगे और कुछ अपने दिमाग में रहेगा, मिला करके आप लिख लेंगे। 5 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इलाबोरेटिव लिखना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा सा संक्षेप में चल रहा हूँ, वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसका ध्यान रखना है। तो आइए स्वागत करते हैं फिर से। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। ध्रुव यात्रा कहानी मैंने बताया कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र कुमार, जो कि प्रेमचंद्र की क्या कह सकते हैं विचारधारा के ही कहानीकार हैं, उन्हीं की परंपरा के हैं, उनके द्वारा लिखित एक बड़ी मनोवैज्ञानिक, तार्किक और मार्मिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक है क्योंकि मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है, तार्किक तर्क पर आधारित है, क्या सत्य है क्या असत्य है, और मार्मिक कहानी है, यानी ये कभी भी करुण रस से ओतप्रोत है, इसलिए इसको मार्मिक शब्द हमने इस्तेमाल किया है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और बड़ा ही सफलतम दार्शनिक दृष्टिकोण से चित्रण किया है और इस चित्रण के साथ साथ एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। वह नवीन विचारधारा क्या है? वह नवीन विचारधारा यह है कि समाज महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो व्यक्ति आपके जीवन में अहम भूमिका निभाया है वह व्यक्ति उससे पहले महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के योगदान, उस व्यक्ति के समर्पण के बिना आप समाज में अपना स्थान नहीं बना सकते। आगे चलेंगे। प्रस्तुत कहानी में जैनेंद्र कुमार जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र और बहुत ही आनंददायक वस्तु है, लेकिन हमारे राजा रिपुदमन बहादुर इसको बंधन मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की परिणति हमारा समाज विवाह मानता है। अब राजा रिपुदमन बहादुर और उर्मिला के बीच में जो प्रेम संबंध है वो तो संबंध बहुत ही पवित्र है, राजा रिपुदमन बहादुर उसको हमेशा स्वीकार भी करते हैं, लेकिन विवाह को वो बंधन मानते हैं। उनका यह मानना है कि प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है, जबकि विवाह इसके लिए बंधन का कार्य करता है। जैसे ही विवाह में आप आएंगे, सामाजिक बंधन आपको बांध देंगे और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति से चूक जाएंगे। प्रेम में परिपूर्णता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है, ऐसा राजा रिपुदमन बहादुर का मत है, यानी लेखक ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रेम को परिवादवाद के जो आदर्शवाद है उसकी कसौटी पर कसना इस कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य रहा है कि प्रेम को जो है ना वो व्यवहारिकता के धरातल पर ला करके कैसे स्पष्ट किया जा सकता है, इसमें लेखक पूरी तरह से सफल हुआ है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है, यानी व्यक्तिगत रूप से मुझे सुख मिलेगा यदि मैं विवाह कर लूंगा तो, लेकिन यदि मैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जीत करके आऊंगा तो पूरे देश को गर्व होगा कि हमारे भारत का कोई व्यक्ति जीता था, पूरे विश्व में भारत का नाम जानेगा। लेखक के अनुसार यह बात ज्यादा श्रेष्ठ है कि व्यक्तिगत लाभ, अगर मैं परिवार बना लूंगा, शादी कर लूंगा तो मैं अकेले तक सीमित रह जाऊंगा, और यदि मैं इतने बड़े बड़े कार्य करूंगा तो पूरे देश के लिए हो जाऊंगा। ऐसा लेखक का अपना मत है, सोचना है। अतः प्रेम की जो सर्वोच्च शक्ति है, प्रेम कितना ऊंचा हो सकता है, प्रेम कितना क्षमतावान हो सकता है, यह दिखाना लेखक के द्वारा इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है और लेखक को इस उद्देश्य को पूर्ण करने में पूर्ण सफलता मिली है, ऐसा हम लोगों ने कहानी पढ़ के देखा है। आइए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है? ध्रुव यात्रा कहानी के वैशिष्ट की विवेचना। वैशिष्ट की विवेचना मतलब विशेषताएं क्या रही हैं इन कहानियों की। जैसे हमने बहादुर भी पढ़ी, हमने पंचलाइट भी पढ़ी, हमने लाठी भी पढ़ी, हम ध्रुव यात्रा भी पढ़ रहे हैं। कहानियों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो विशेषताओं के लिए कुछ छोटे छोटे हमने भी हेडिंग बना रखे हैं। इन हेडिंग को आप लोग ध्यान में रखेंगे और इन हेडिंग के आधार पर लिखेंगे तो 5 नंबर आपका कहीं गया नहीं है। जैसे पहला मैं आपको बताऊं कि ध्रुव यात्रा कहानी जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई कहानी है, मनोवैज्ञानिक, तार्किक और बहुत ही ज्यादा मार्मिक कहानी है, और इस कहानी में प्रेम की परिपूर्णता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब कुछ हेडिंग मैं लिख लेता हूं। जैसे पहली हेडिंग मैंने बनाया है कथानक या कथा वस्तु। कथानक यानी कहानी क्या पूरा का पूरा सारांश। कथानक 4 लाइन में कहानी का पूरा का पूरा सारांश होता है कि ध्रुव यात्रा कहानी क्या है। राजा रिपुदमन बहादुर की ध्रुव यात्रा पर आधारित कहानी है। इस कहानी में कथानक का ताना बाना जो है वो प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा के बीच में बुना गया है, और इसका जो धरातल है वो पूर्ण मनोवैज्ञानिक है।
यानी मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रेम के धागे से बुनी हुई यह कहानी है जिसमें रोचकता, मनोवैज्ञानिकता, सांकेतिकता, दार्शनिकता और प्रभावशीलता के गुण लगातार दर्शनीय हैं, यानी दिखाई देते हैं। पात्रों के मानसिक द्वंद्व के साथ साथ पाठक को ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे कथानक का चरमोत्कर्ष आ गया हो, यानी हर जगह कहानी के बीच बीच में ऐसा लगता है कि नहीं, अब कहानी एकदम एक टॉप पे चल रही है, अब यहाँ के बाद कहानी समाप्त होगी, लेकिन तब तक लेखक कहानी को और आगे बढ़ा देता है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु सुव्यवस्थित है, पूरी तरह से सुव्यवस्थित है, उसमें गतिशीलता है, मौलिकता है, मार्मिकता है, और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि कौतूहलपूर्ण कहानी है। कौतूहलपूर्ण कहानी मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे विषयों से आधारित यह कहानी बहुत ही कथानक की दृष्टि से समृद्ध है। अगर हम बात करें इसके पात्र और उनके चरित्र चित्रण की, तो इस कहानी का जो नायक है वो है राजा रिपुदमन बहादुर, और जो इसकी नायिका है वो है उर्मिला। आचार्य मारुति इसके जो सहायक पात्र हैं। कुल 3 पात्रों के बीच में ही ये पूरी की पूरी कहानी रची गई है, चौथा कोई पात्र नहीं इस कहानी में। आचार्य मारुति नायिका उर्मिला के पिता हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करके पात्रों के चरित्र को बहुत ही मार्मिक ढंग से उकेरने का प्रयास किया है। एक स्त्री प्रेम के प्रति कितना समर्पित हो सकती है, अपने प्रेमी के प्रति यानी अपने इष्ट के प्रति, यानी जिससे वो स्नेह करती है, उसके हित के लिए, उसके लाभ के लिए या उसके मन में चल रही भावनाओं की परिपूर्णता के लिए कितना त्याग कर सकती है, इस बात को बताने का प्रयास लेखक ने किया है। और पात्रों के चरित्र को जितने सुसंगठित तरीके से इस लेखक ने गढ़ा है, उतना बढ़िया शायद कोई नहीं कर सकता था। लेखक को अपने अपने पात्रों के अपने अपने दायरे में रह करके जो अधिकतम क्षमता के साथ प्रदर्शन हो सकता है, उसमें लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। नैतिकता इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारे सभी के सभी पात्र, चाहे वो आचार्य मारुति हों, चाहे वो राजा रिपुदमन बहादुर हों, चाहे हमारे नायिका है, वो सभी नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा के धरातल पे पूरी तरह से सशक्त हैं। कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी चरित्र चित्रण की दृष्टि से अत्यंत ही सफल कहानी है। मैं बात करूं कथोपकथन यानी संवाद की, तो ध्रुव यात्रा कहानी में लेखक ने गंभीर संवादों का प्रयोग किया है। इस कहानी के जो संवाद हैं, एक तो संवाद हैं बहुत कम, लेकिन जितने हैं वो बड़े ही स्वाभाविक और बड़े ही गंभीर और पात्रों के मनोभावों को स्पष्ट करने वाले हैं। कहानी में प्रयुक्त सभी जितने भी संवाद आए हैं वो पात्रों के सर्वथा अनुकूल हैं, यानी जो देश काल की परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार पात्रों को जैसे संवाद प्रयोग करने चाहिए वैसे संवादों का प्रयोग किया है। आचार्य मारुति यद्यपि पिता हैं, फिर भी उनकी बात को नकार देने की क्षमता हमारी नायिका के पास है। यह कहानी जैनेन्द्र कुमार ही लिख सकते थे। मैं बताऊं कि राजा रिपुदमन बहादुर जो कि दक्षिण ध्रुव पे जाने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित और प्रेरित नहीं है, उनको दबाव डाल करके यानी क्रोध में आक्रोश के साथ दबाव डाल करके उनको भेजने की क्षमता हमारी नायिका के पास है। और नायिका यानी जिससे वह प्रेम करते हैं उसकी बात को मान करके तुरंत चले जाने की क्षमता भी हमारे नायक के पास है। तो कुल मिला जुला करके इसके जो संवाद हैं बड़े शक्तिशाली हैं। जैसे मैंने अभी एक तरह कहा था ना कि मुझे कब जाना है, कहा जब जाना नहीं, जैसे उसमें कहा था ना कि वो राजा रिपुदमन बहादुर ने कि अच्छा मुझे कब जाना है, तो उर्मिला ने क्या कहा, जितनी जल्दी जहाज मिल जाए, तुरंत निकल लो। फिर उन्होंने कहा बात को घुमाने के लिए कि अच्छा मुझे करना क्या है, कहा करना क्या है, तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। तो ये बड़े ही शक्तिशाली संवाद उन्होंने लिखने के प्रयास किए हैं। ये सारे के सारे संवाद जो हैं वो स्पष्ट करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, कैसे एक व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार सफल हो जाता है। कुल मिलाजुला के संवादों का बड़ा ही सटीक प्रयोग जैनेन्द्र कुमार जी ने किया है और जैनेन्द्र कुमार को अपनी कहानी में सफलता भी मिली है। रही बात भाषा शैली की, तो मैंने बताया कि भाषा शैली जो है भावानुकूल कह सकते हैं, यानी भाव के अनुकूल, पात्रानुकूल यानी पात्रों के अनुकूल, बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक है। भाषा शैली मैंने पहले भी कहा कि साहित्यिक बोली है इनकी, फिर भी सरल, सहज और बहुत ही परिष्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए चले हैं। कहानी की भाषा इन्होंने को हमको लगता है कि कुछ तक तो काव्यानुकूल बनाया है, कि जैसे कविता पढ़ने पे जो रस की आनंद होती है वो रस का आनंद इनके कथा को पढ़ने पे मिलता है। बहुत ही ज़्यादा चित्रात्मक शब्दावली है इनकी, यानी कहानी को पढ़ते समय मन में एक चित्र घूमने लगता है, यानी शब्द चित्र खींचने की व्यवस्था भी इनके पास है। शैलीगत विशेषताओं में अगर देखा जाए तो
स्वाभाविकता, सजीवता, मार्मिकता और प्रभावशीलता के गुण बड़े ही स्पष्ट रूप से जैनेंद्र कुमार जी की कहानी में दिखाई देते हैं। कुल मिलाजुला के भाषा शैली के दृष्टिकोण से भी हमारी कहानी बहुत ही सफल कहानी है। क्यों? क्योंकि जैसा पात्रों की स्थिति है उसके अनुसार इनके संवाद हैं। जहां पे कोमल संवाद हो सकते थे वहां पे कोमल संवाद लिया है, जहां पे दृढ़ संवाद हो सकते थे वहां पे दृढ़ संवाद लिया है। भाषा शैली में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ज्यादातर तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। आते हैं देश काल और वातावरण पे, तो ध्रुव यात्रा कहानी मैंने पहले ही बताया मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को रखते हुए हमारे लेखक ने देश और काल का चित्रण किया है। उत्तरी ध्रुव से लौटा तो व्यक्ति यूरोप पहुंचा, यूरोप से चला तो मुंबई पहुंचा, मुंबई से चला तो दिल्ली पहुंचा। ये परिस्थिति का आकलन उन्होंने किया क्योंकि लेखक जानता है कि आने का रास्ता क्या हो सकता है, उसका इन्होंने बहुत ही विशेष ध्यान रखा। इस कहानी को 7 खंडों में विभक्त किया गया है। मानव जीवन की पृष्ठभूमि पर मानवीय संवेदनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण करने के लिए कहानी की जो वातावरण यानी जो उसकी पृष्ठभूमि रची है उसमें लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। बहुत ही सजीव, बहुत ही प्रभावशाली जो वातावरण का इन्होंने चित्रांकन किया है ये बड़ा सुंदर है। एक व्यक्ति के मन में जब चिंता बढ़ती है, उद्वेग बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है तो आचार्य मारुति के पास जाते हैं, वहां से समझाए जाने पर पुनः घर आते हैं, घर से समझाए जाने पर राष्ट्रपति भोज। ये सारे के सारे चित्रण बहुत ही सशक्त और बहुत ही सफल तरीके से किए गए। अब आते हैं अंतिम बिंदु पे, शीर्षक। शीर्षक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ध्रुव यात्रा कहानी का सबसे सफलतम शीर्षक है। इतना संक्षिप्त और इतना आकर्षक है कि कहानी के प्रथम पंक्ति में ही पता चल जाता है कि राजा रिपुदमन बहादुर ध्रुव यात्रा करके आ रहे हैं, यानी यूरोप जब पहुंचे हैं तो उत्तरी ध्रुव जीत करके पहुंचे हैं। अब कहानी में कौतूहल इस विषय का बनता है कि निश्चित रूप से लेखक ने जो उत्तरी ध्रुव पे इनके साथ हुआ होगा या जाने के समय हुआ होगा या लौटने के समय हुआ होगा उसका वर्णन किया होगा। इस कौतूहल में पाठक जो है कहानी को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन कहानी एकाएक पारिवारिक संबंधों पर आकर के स्थिर हो जाती है, पारिवारिक संबंधों के इर्द गिर्द घूमने लगती है और एकाएक उत्तरी ध्रुव से जीत के आए हैं और दक्षिणी ध्रुव की तैयारी हो जाती है। यानी उत्तरी ध्रुव से प्रवेश और दक्षिणी ध्रुव से निकास, इस कहानी का जो पूरा का पूरा जो ताना बाना बुना गया है, इस ताने बाने के लिए ध्रुव यात्रा शीर्षक बहुत ही ज्यादा आकर्षक, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। देखिए, ध्रुव यात्रा जन सामान्य की सोच नहीं हो सकती। सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता ध्रुव यात्रा पे जाने के लिए, क्योंकि जन सामान्य की सोच से बहुत दूर है। इसलिए जो पात्र ध्रुव यात्रा करके आया है उसमें संपूर्ण भारतवासी कहीं ना कहीं अपना अंश देखता है, और जो व्यक्ति है जो ध्रुव यात्रा करके आया है वो अपने जीवन की परिपूर्णता का बोध भी इसी में कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि शीर्षक तत्व के आधार पर ध्रुव यात्रा शीर्षक जो है इस कहानी का बड़ा ही सफलतम शीर्षक रहा है। तो मित्रों, ये कहानी थी हमारी ध्रुव यात्रा, जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई। नायक राजा रिपुदमन बहादुर, नायिका उर्मिला, सहायक पात्र मारुति के साथ, और मैं स्वयं रविकांत मैत्र पाठी आप लोगों के साथ इस कहानी के साथ व्याख्या कर रहा था। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, और जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे मूव कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है मित्रों, तो मैं रविकांत मैत्र पाठी चलता हूँ, तैयारी करता हूँ अगले वीडियो की। आप लोग भी तैयारी करें अपने कोर्स कंटेंट की, ओके, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाएं भी तो है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो बाकी है मैं उसको भी धीरे धीरे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।